अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम नया दौर में आपको खुशरामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बेहतर और फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा और किस किस्म की बातें हो रही थी। बहनों से अली अमीन गंडापुर नाराज थे। बैरिस्टर गौहर जो कहते थे कि मैं चेयरमैन हूं, मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूं और मेरी ही चलेगी इमरान खान के बाद। और फिर जुनेद अकबर एक अलग अपनी मस्जिद बनाकर 1.5 इंच की बैठे हुए थे। आज एटलीस्ट पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है उसके बाद एक पॉजिटिव मैसेज ये गया है, जितने भी अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको भुलाकर तमाम लोग इकट्ठे बैठे हैं। वहां पर भी कुछ खटपट जरूर हुई है, नाराजगियां जरूर हुई हैं, गिले शिकवे जरूर हुए हैं, बट एट दी एंड इवेंचुअली जो एक मैसेज दिया गया है पार्लिमानी कमेटी का। अब ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया क्यों गया था? क्योंकि कल जब खत लिखा गया था, जो क्यादत मौजूद है इस वक्त कोट लखपत जेल में, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसके अलावा बाकी तमाम लोग जो अंदर कैद में मौजूद हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था और उन्होंने कहा था कि अब मुज़ाकरात करें हुकूमत से। तो उसके बाद ये इजलास बुलाया गया है और उसके बाद इस इजलास में भी यही कहा गया है कि हम जो मामलात हैं वो उसको मजीद बेहतर बनाएंगे और जो हुकूमत है उससे मुज़ाकरात किए जाएंगे। लेकिन अगर हुकूमत वाकई में संजीदा है कि हम उनसे मुज़ाकरात करें तो फिर हमें इमरान खान से मिलने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। उनकी जरा गुफ्तगू सुनाते हैं पार्लिमानी पार्टी इजलास में जो रहनुमा है वो क्या दबंग अंदाज में। आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर वो एक उनका एक अलग अपना एक स्टाइल है, तो आज भी वो उसी स्टाइल में नजर आए हैं। अलबत्ता बैरिस्टर गौहर जरा बड़े काम से नजर आए, बड़े कंपोज से नजर आए हैं। पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। वो भी चैलेंज करता हूँ, तमाम इदारों को भी चैलेंज करता हूँ। वो रियासत जिसको मैं चैलेंज कभी भी ना करूँ क्योंकि रियासत माँ होती है, लेकिन वो रियासत जो माँ के बजाय अब फिरौनियत पे उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूँ। अपने इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन खान साहब की काल पे, खान साहब की बात पे इंशाल्लाह ताला हम पहले भी इकट्ठे थे, इंशाल्लाह आइंदा भी इकट्ठे होंगे। हमें यह कहा जाता है मट्टी डालो आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ऐसा नहीं हम होने देंगे। हमारी जद्दोजहद सच के लिए, हक के लिए है। हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज को सुनवा कर छोड़ेंगे, ये है हमारी जद्दोजहद। और इमरान खान की जंग पाकिस्तान की अवाम की जंग है और फतह हमारा मुकद्दर है। कोई एक लम्हे के लिए यह ना सोचे कि हमारी सीटें छीन लेने से, अदलिया को मगलूब कर देने से पाकिस्तान की अवाम पीछे हट जाएगी। हमारा जाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है, हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाल्लाह ताला रहेंगे। यूनिटी का पैगाम आज के जो इजलास है इससे जाना मकसूद था। गुफ्तगू आपने सुनी है, तमाम रहनुमा बैठे हुए थे, एक ही मैसेज था। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी कुर्बानी अगर होगी तो वो अली अमीन गंडापुर साहब की होगी अगर उनकी हुकूमत चली जाती है। लेकिन अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान ने उनको यकीन दहानी करवा दी है, अगर गवर्नमेंट तहरीक अदम एतमाद लाती है तो हम उसका साथ नहीं देंगे, ये उन्होंने यकीन दहानी पीटीआई को करवा दी है। बट यू नेवर नो पॉलिटिक्स के अंदर कब क्या हो सकता है। और अली अमीन गंडापुर कहते हैं मैं तो सियासत ही छोड़ दूंगा, उन्होंने तो किस्सा ही खत्म कर दिया। यहीं से हम अपनी आर्ग्यूमेंट्स का आगाज करेंगे। राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, स्टार्टिंग विद यू। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, शाहिद खट्टक, सब एक लाइन में बैठे हुए हैं और एक इम्पैक्ट ये दे रहे हैं कि हम इमरान खान ने जो कहा है वही करेंगे। इमरान खान तो कह रहे हैं कि तहरीक चलानी है, ये लोग बैठे हुए हैं मुज़ाकरात के लिए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अली मीर गंडापुर साहब ने आज फिर बड़ी शोला बयानी से काम लिया, हाँ। बड़ी तड़ियां लगाई और सीधा ही ISPR से लेके पता नहीं किस किस को मुखातब करके वो बड़ी बड़ी भड़कें लगाते रहे। उनका एक बहुत बड़ा इशू है मौसूफ का कि वो सबके सामने तो भड़कें लगाते हैं, तन्हाई में जाके माफ़ी मांग लेते हैं। शायद ये डिज़ाइन का हिस्सा है। और जिस तरह आज PTI के लोग इकट्ठे हुए थे, देखिए इस तरह की सूरत हाल मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के ऊपर आई है, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी आई, नून लीग के ऊपर भी आई और भी बहुत सारे पार्टीज ने टाइम टू टाइम इस तरह की सिचुएशन को फेस किया और आज जो PTI कर रही है। लेकिन जब आपने रवायती सियासत करनी होती है, इस तरह का चूंचू का मरबा इकट्ठा करना होता है, तो फिर आपको लीडरशिप को थोड़ा विजडम दिखानी पड़ती है, ग्राउंड रियलिटी को समझना पड़ता है और सबको साथ लेके चलना पड़ता है। फिर दस्तों गिरेबान इस तरह नहीं हुआ जाता, फिर इस तरह नहीं किया जाता जिस तरह PTI कर रही है कि बानी PTI कह रहे हैं कि जी मज़ामत करो, तहरीक चलाओ। अब जेल के अंदर जो बाकी साथी, उनके जो कमिटेड साथी जिनको कहा जाता है 5-6 लोग, उनका खाता आ गया। और जो आज पार्लियामेंट्री मीटिंग के अंदर हुआ उसमें अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि देखें जी KP ने तो बड़ी कुर्बानियां दी, अब पंजाब की बारी है। जिसपे पंजाब के MNA ने उनको कहा कि भाई
पंजाब की आप क्यों बात कर रहे हैं, तनकीद क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी जिन्ना पंजाब ताड़ा होना साड़ा भी है। सही है। इसी तरह शायद खटक साहब अली मीर गंडापुर को पढ़ गए, इसी तरह अली मीर गंडापुर साहब को कोई समझ नहीं आई, वो किसी और को पढ़ गया। तो ये एक ड्रामा टाइप एक लीडरशिप बन के सामने आ गई है, जिनका मेन काम जो है वो काम कर नहीं रहे। सबके अल्लाह के फजल से बल्ले बल्ले। क्या मेन काम? मेन काम है कि बानी पीटीआई के लिए को काम करना और पार्टी का जो जेन्युइन इमेज है उसको लेके आगे बढ़ना। वो दोनों काम के अलावा बाकी हर काम दुनिया का कर रहे हैं। वाह। गौहर अली खान साहब माशाल्लाह चेयरमैन साहब हैं और अरबपति करोड़पति बन चुके हैं। बाकी बहुत सारे वकील, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे सियासतदान, सारे के सारे जिस शख्स के नाम के ऊपर, जिस पार्टी के नाम के ऊपर ये अरबपति बन गए हैं, उनके बानी जेल के अंदर बैठे हुए हैं। और उसका केस या उसकी लड़ाई सिर्फ उनकी बहनों के अलावा बाकी 80-85% जो लीडरशिप और मेंबर्स हैं वो सब के सब कहते हैं तो कि ये यार सारे के सारे खुद वो नाराज सारे के सारे कहते हैं कि भाईजान उसे जेल च रहते बेहतर है। सही है। चंगा हमारा सबका मौज लगी हुई है रोजगार और बना हुआ है। रोजगार बना हुआ है और सही मौजें है। लगी हुई हैं और टी ब्रेकें हम वक्तन फवक्तन मिल रही हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, सही बारात है। भी मिल रही हैं। 12 अली करोड़ गंडापुर साहब का टी जो ब्रेक सारा पड़ती ड्रामा है ना, ठीक है राज साहब, फाइनल कमेंट ले लें। जी यस प्लीज। मुझे लगता है अली मीन गंडापुर साहब का जो ड्रामा गवर्नमेंट जानी यानी करनी और आज की उनकी तड़ियां, ये सारा स्क्रिप्टेड है और सारा ड्रामा है, ये सब कुछ किया है। क्यों राणा साहब, आपको क्या लगता है, क्या मकसद था, क्या रूह थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या हिडन मैसेज था? सबसे पहली बात तो जरा आप दोनों भी जरा सोचें ओह, कि पीटीआई जिसका एक 30 सेकंड का टीवी पे चलाना मसला होता है, उनकी खबर, उनकी तस्वीर, हमारे नेशनल मीडिया पे उनका ऑलमोस्ट ब्लैकआउट हुआ है। क्यों? इमरान खान का नाम लेना एक मसला है। नहीं, ठीक है ना? अब थोड़ी है। अभी भी है, वो आप लिए 5-10 दफा, कल ही पता चला। नहीं, मैं बानी पीटीआई कह दूं। ठीक है, हाँ वही ना। वो जो बुलेटिन्स हैं, हेडलाइंस हैं, उनमें पीटीआई की बारी आती है को 8वें, 12वें, 13वें, 14वें नंबर पे। आज मुझे समझ नहीं आ रही, डाइजेस्ट नहीं हो रहा मुझे कि पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉल टू बॉल पूरी दिखाई गई है। उनके तमाम लोगों ने जो भी गुफ्तगू की वो मिनोअन दिखा दी गई। अच्छा, यहां तक कि गंडापुर ने कहा कि जाएं DGI-ISPR को बताएं कि इमरान खान कितना पॉपुलर है। तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है। आपको क्या हो रहा है? अता तारड़ साहब जो हैं छुट्टियों पे चले गए हैं, क्या हो गया है कि ये ऐसा सारा कुछ दिखाया जा रहा है। यहां से मेरे जहन में एक बात आई कि या तो ये सारा कुछ जो दिखाया गया ये एक प्लांटेड था, और एक बात तो तय हो गई कि टार्जन की वापसी आज नजर आ गई गंडापुर साहब की बड़कों से। उन्होंने जैसे बड़के मारी, ठीक है ना, और वो उनका लग रहा था कि जैसे बब्बर शेर की वापसी होती है ना, वो कार्टूनिक बब्बर शेर टाइप जो होते हैं, उनकी वो वापसी हुई है। जैसे वो कह रहे थे कि अगर कोई आया तो मैं यूं कर दूंगा, अगर कोई आया तो मैं ऐसे कर दूंगा। तो मुझे ऐसे लगा कि उनकी नौकरी बच गई है, सेफ हो गई है उनकी नौकरी। और जो कल मेरे भाई जुल्फकार ने कहा था कि उन्होंने जहां भी फोन किया, जिन लोगों ने देनी होती है, क्या नाम है, ये वजारतें, तो उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। वो आज मुझे नजर आया कि यार जुल्फकार ठीक कह रहा था। आज जिस तरह वो बढ़के मार रहे थे और जिस तरह वो बुलंदो बांग दावे कर रहे थे, उससे मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं से उन्हें यह आशीर्वाद मिल गई है कि आप बेफिक्र हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला। साहब, पहले भी उनका स्टाइल तो यही है, जब लाहौर आए थे हाईकोर्ट में, जब वो तब भी ऐसे किया था, वो लाइव इस्लामाबाद में भी ऐसे किया, जैसे आज लाइव दिखाया गया। हाँ। और जैसे उन्होंने नाम लिए, एस्टैब्लिशमेंट को बता दो, फला को बता दो, उससे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो भाई को कोई मतलब हवा लग गई है, और वो कहते हैं कि जी आपको, और उन्हें बता दिया गया कि आपने जो दिल में आए कह देना है। सिफारिश हुई है उनकी। हाँ, जो दिल में आए कह देना है। अच्छा। और वो लाइव चला जाएगा, मिनोन चला जाएगा। मैं तो हैरान हो रहा हूं कि ये आज चैनल ने अपनी तमाम ने प्रोग्राम रोक के और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा दिखाया है। और ये मैं नहीं समझता, ये शिकवा तो दूर हो गया ना कि पीटीआई को नहीं मिलता है ये वो। हाँ नहीं वो ठीक है। और ये मैं नहीं समझता कि तमाम डायरेक्टर न्यूज की नफ्सियात एक सी हो तो वो सभी कहेंगे जी प्रोग्राम आज रोक दो तो ये लाइव दिखा दो। कहीं ना कहीं वो कोई कहते ना कि
कहीं ना कहीं कोई दिल में एक लहर सी उठी है, अभी कोई ताजा हवा चली है, अभी कोई मुझे लग मीडिया रहा ने है ताजा साबित हवा। किया ना मीडिया आजाद है। वो यही तो कह रहे हैं, हमेशा की तरह मीडिया आजाद थोड़ी है। है। अता तारड़ थे, अजमा बुखारी थी, यहाँ पे देखें सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है। अब आपके गिले शिकवे खत्म हो गए हैं। नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा पहले भी नहीं था। मुझे खुशी हुई है कि आज एक अरसे बाद अच्छा। पीटीआई को इतनी कवरेज बड़ा राज दिखाई गई। आपको अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ना जाने का अफसोस है या खुशी है? नहीं, मुझे ना पहले उनके जाने से कुछ मिल जाना था, ना उनके ना जाने से कुछ मिलना था। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ना ठीक है। इसी तरह के चेहरे कामयाब होते हैं, कैसे? जो दो चेहरे रखते हो और पॉलिटिकल फेस भी रखते हो और पैरी पड़ने वाला भी रखते हो। मैं क्या शायद मूंछों ठीक है वाले। ना? नहीं, मूंछों वाले का नहीं, मूंछों तो कोई नहीं, लेकिन ये कि शहबाज शरीफ साहब और गंडापुर साहब मुझे दोनों एक जैसे लगते हैं कि उनका बड़ा उनके ये सारा कुछ है। नहीं, शहबाज शरीफ ने कभी इस तरह नहीं कहा। किस तरह? जैसे गंडापुर वो कह नहीं, रहे नहीं, गंडापुर तो कुछ और कहते हैं क्यों ना। भाई? शहबाज शरीफ ने कभी ऐसे कहा डीजी आईएसपीआर को बता दें, एस्टैब्लिशमेंट को बता दें? कभी शहबाज शरीफ के आया है कभी? वो तो सिर्फ जरदारी साहब को कहते थे मैं सड़कों पे घसीट दूं, कपड़े मैं बेच के अवाम को रोटी दूं, कुछ इस किस्म की बातें करते। देखिए जी, शहबाज शरीफ एक विजनरी लीडर के तौर पे सामने आए हाँ, और एज ए प्राइम मिनिस्टर वो डिलीवर कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि किस वक्त कौन सा कार्ड खेलना है और कैसे खेलना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो लीडर, जो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस, वो सारी पार्टीज को साथ लेके चल रहा होता है, अलाइज पार्टीज को, तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट होता है और ये सारा पेशेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ होता है। तो यही पॉलिटिशियंस की सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि खूबी होती है। सही है। तो शहबाज शरीफ साहब ने यह साबित तो किया है कि वो ना सिर्फ अदारों के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ चल सकते हैं, ना सिर्फ वो अपने अलाइज को पार्टीज के, मुख्तलिफ पार्टीज के लोगों को साथ चला सकते हैं, राइट। बल्कि वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर मौजूदा हालात के अंदर साबित भी हो सकते हैं। मरियम नवाज के साथ भी वो अच्छे अगर तरीके से कर आप सकते हैं। ये कहें कि मौजूदा हालात में कोई बड़े बड़े मुआवजे या बड़े बड़े वो चीजें फाइनेंशियली नहीं हो पा रही, तो वो अगर शहबाज शरीफ साहब की जगह पे कोई भी किसी हो या- महातीर मोहम्मद को ला के बैठा दें तब भी ऐसे ही होगा, क्योंकि आपके जो हालात है मुल्क के, उसके अकॉर्डिंगली चीजें चलनी है और उसके हिसाब से ही चीजें आगे बढ़नी है। Fair enough। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब तक आप मेजर रिफॉर्म्स नहीं करते, आप एक राज साहब कौन सी रिफॉर्म? 26वीं आईनी तरमीम आ गई, अब 27वीं आ रही है, इससे ज्यादा क्या रिफॉर्म्स चाहते हैं आप? ये तो लेजिस्लेशन का एक अलग से क्या पूरा रिफॉर्म्स? पैकेज है। 100 अरब की रिफॉर्म्स आ गई हैं टैक्स की सूरत में। मेरा ख्याल है रिफॉर्म्स की ये जरूरत है। टैक्स का मतलब ये नहीं होता कि जो शख्स बेचारा फंस जाए तो उसका गला घूंटते चले जाओ और उसकी आंखें बाहर आ जाए। इसका मतलब यह है कि 30 लाख लोग टोटल टैक्स दे रहे हैं और आपने बेड़ा गर्क कर दिया है उनका। आप इससे हटके भी कुछ लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाएं और सिस्टम को खौफ से निकालें। लोग टैक्स नेट पे खुद आना चाहें, लोगों को इंसेंटिव इस तरह के दें, ओवरसीज पाकिस्तानीज को दें, इन्वेस्टर्स को दें। मैं तो ये सोच रही थी और 100 अरब में ये अपने आप पे कितना टैक्स जब ये लगाएंगे? बात करते हैं आप, यही तो सबसे बड़ी Bureaucratic बात है। culture पे क्या जब आप लगाएंगे? किसी को कहते हैं जी आप इन्वेस्टमेंट लेके और लोग पूछते हैं कि भाईजान ताड़ी अपनी कितने, जब आप कहते हैं टैक्स तो लोग कहते हैं तुसी खुद कितना देता है। और ये स्टेट और आम जो शहरी होता है उसके दरमियान एक ना एग्रीमेंट होता है, एक मुआहदा होता है। वो जो रिलेशन होता है स्टेट और आम आदमी का, वो हर गुजरते दिन के साथ कमजोर हो रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक मैं इसलिए कहता हूं कि उन रिफॉर्म्स की जरूरत है। अच्छा खैर अभी हम वो PTI आगे वाले जाके we gonna फर्क discuss डालेंगी later on, yeah, right. इकोनॉमी के अंदर। हाँ। वो स्टेट की फाउंडेशन को मजबूत करने के हवाले से वो फर्क डालेंगी और बिल्कुल आपको एक ठीक है। छोटा, मजबूत और एक स्मार्ट सिस्टम की जरूरत है गवर्नमेंट की। ये जो मौजूदा शायद वो टाइटैनिक वाला निजाम है, इसमें शायद वो चीजें, वो Hybrid, रिजल्ट ये तो आपको ना मिले। आज आसिफ हम कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम है। एनीवेज बैक टू द सिचुएशन अभी पीटीआई और ये। अच्छा ये बताइए, ये सब मिलने तो अडियाला जाते हैं, आज भी ये पूरे स्टेज सजा के सब लोग बैठे हुए थे, इनमें से कोई कोट लखपत क्यों नहीं जाता? वहां क्यों नहीं जाके कोई मुलाकात करते? उनको एंड खत लिखना पड़ा, को मिलने आता तो कोई बात निकलती वहां से और उनको समझाते, बल्कि वो तो उनको मुशावरत में शामिल करना भी आई डोंट थिंक सो कि वो समझते वजूद हैं। लाई बेचारों ने। हाँ, एक अच्छा सवाल है कि अडियाला में मेला लगता है, इधर क्यों नहीं लगता? तो लेकिन इससे पहले मैं जुल्फकार भाई की बात को की तायद करता हूँ कि शहबाज शरीफ एक विजनरी वजीर आजम है। इसी वजह से 30 लाख से ऊपर हम टैक्स नेट में नहीं बढ़ सके, ताकतवर पे टैक्स नहीं लगा सके, और वो विजन की वजह से ही
पाकिस्तान जो है वो कर्जों की दलदल में मजीद दब गया, और उस विजन की वजह से ही आज पाकिस्तान का वजीर ख़जाना, जिसका पाकिस्तान में स्टेक ही कोई नहीं है, वो ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान तो सिर्फ कर्जों से चलता है। ये विजन ही है, माशाल्लाह क्या विजन है। अच्छा आगे आ जाए, अब आगे चले। असल बात यह कि अडियाला में कौन लगा रहा है ये सारा तमाशा, या लोग इकट्ठे करता है, कौन करता है? उनकी बहनें, ठीक है, वो अपने भाई के लिए जाती हैं वहाँ। सबकी उम्र तीनों बहनों की 50+ तो होगी। क्या हमारी बहन, हमारे कोई अजीज जो 50 साल की उम्र में हो, जब हम उसे कहीं लेके बाहर निकलते हैं फिजा साहिबा, तो हम कहते हैं धूप बड़ी है, आप जरा छाव में हो जाओ, वो जरा से चलती है, कहती है मेरी सांस फूल रही है, या ऐसे ही होता है ना। वो तीनों बहनें 4-4 किलोमीटर गर्मी में, और क्या कहते हैं हब्स के अंदर, वो पैदल उन्हें चलाया जाता है। हाँ, अभी एक दफा भी उन्होंने शिकायत की कि यार आप हमें 3-3 किलोमीटर पैदल चलवाते हैं और धूप में किसी के बगैर। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा कहाँ है? वो क्यों नहीं लेके आता लोगों को यहाँ पे उनसे मिलने के लिए? अब तो उनकी बेटी भी मैदान में ना, तो वो आ जाए अपने साथ, कुछ वकील लें, कोई 20-25, कोई 50-60 सपोर्टर ले, तो वहां तो पाबंदियां हैं आगे जाने की, यहाँ तो पाबंदी भी कोई नहीं है। मिलते होंगे, ठीक है ना? नहीं, लेकिन वो मेला लगाए ना, अच्छा, वो भी लगाए ना मेला, हो सकता है उन्होंने मना किया हो। किन्होंने? अंदर शाह महमूद कुरैशी ने। तो फिर वो क्यों शिकायत करें कि हमसे कोई मिलने नहीं आता? वो तो पार्टी से करे, ठीक है ना? फैमिली से तो थोड़ी पार्टी भी सुन ले, वो क्या है पार्टी के? वाइस चेयरमैन है। तो क्यों वाइस चेयरमैन इतना कमजोर है कि पार्टी वर्कर उनसे मिलने नहीं आते? एज बीइंग अ वाइस चेयरमैन उनकी पार्टी में से होनी चाहिए कि वर्कर उनसे मिलने आए, क्यों नहीं जाते? क्या उन्होंने ये तासुर को कायम ही नहीं किया कि मैं एक वो, अगर उन्होंने वाइस चेयरमैनी को भी पीरी फकीरी की तरह चलाया होगा, जिसमें वो बंदा इतना सा हाथ मिलाता है, ठीक है ना, तो फिर किस चीज का शिकवा कर रहे हैं वो? फिर दूसरी बात ये है कि आलिया हमजा बाहर निकली हैं तो वो भी नहीं गई, हालांकि नहीं, आलिया हमजा जब हम आप इस वक्त बात कर रहे हैं ना, सुने, वो एक लड़की कली जान दुखड़े लखते करोड़ ने वो भागती फिरती है, ठीक है। इस वक्त भी वो कहीं पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो कहीं किसी मीटिंग के अंदर बैठी हुई होंगी, ठीक है। वो अकेली जान, कभी वो हाईकोर्ट में होती है, कभी वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होती है, कभी वो किसी वर्कर के घर होती है। एक मिनट देखे, उस अकेली लड़की ने ये साबित किया ना कि अगर अज़म आप में हो तो आप कुछ भी मुतहरिक चीजें कर सकते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी भी एक्टिव हो, वो भी ऐसा करें सब कुछ, उनका भी पास भी ओहदा है, वो भी टिकट होल्डर है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ है, ठीक है। सो और फिर आखिरी बात ये कि देखें वहां पे जो निकल रही है वो बहनें हैं, और वो बहनें हैं जो अपने भाई शहजादे जैसे भाई के साथ बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, और वो इस टाइम उस तकलीफ में है तो उस तकलीफ को वो महसूस करती हैं। और अगर किसी ने इस बात को समझ ना हो कि बहन अपने भाई की तकलीफ कैसे महसूस कर सकता है, जुल्फकार आज़म मैं आपको भी मुखातिब करके कह रहा हूं, तो वो क्लिप देख लें जिसमें जब उनसे कहा कि क्या इमरान खान माइनस हो गए, ठीक है, और उस वक्त अलीमा खान के चेहरे के एक्सप्रेशन देख लें, बिल्कुल ठीक है ना। उनमें से एक आसान को देख लें, इसी माँ का बेटा है ना, वो भी अंदर ही है, ठीक है। सो मैं ये समझता हूं कि उन्हें चाहिए शाह महमूद कुरैशी साहब को कि वो भी यहाँ मेला लगवाएं, उनके लोग इधर आए, उनके वर्कर इधर आए, उनके वकला इधर आए, ताकि इधर भी एक वो मीडिया को वो बने। बाकी रही आलिया हमजा, अगर आलिया हमजा के जाने से उनके दुख दर्द दूर हो सकते हैं तो आलिया हमजा नेक्स्ट उसमें चली जाएंगी। मुल्तान से लोग आए क्यों नहीं, आखिर इतने सालों से वो सियासत कर ही रहे हैं, ठीक है। वो शिकवा करना बनता है कि हमसे भी कोई आके मिल ले। सारे अडियाला के बाहर महफिल लगाकर बैठे होते हैं। एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। हुकूमत के लिए कल से बड़ी एक अच्छा, जब से ये फैसला है रिजर्व सीट्स वाला और उसके बाद मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने क्या फौरी अमल दरामद करवाया। ऐसे ठक करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इलेक्शन कमीशन ने कहा इस पर मिनो आना अमल हो जाएगा, और इसके बाद नंबर गेम तब्दील हो चुकी है। विफाक के अंदर तो हुई है, पंजाब के अंदर भी अब सबसे बड़ी द लार्जेस्ट पार्टी PMLN, उसको ज्यादा सीट्स मिल गई हैं, 74 के करीब नशिस्तें, और फिर उसके बाद फौरन हल्फ उठा लेना। नंबर गेम इतना बदल चुका है। वैसे राहत साहब,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई और इदारा इतनी जल्दी अमल दरामद कराता या ना कराता। देखिए कैसे इलेक्शन कमीशन ने फौरन उन्होंने कहा इससे पहले फैसला रिवर्स ना हो जाए, आगे बेचारे को रोका हुआ था, अब वो दोबारा वापस से नोटिफाई हो गया है। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन की एफिशिएंसी की तारीफ कर रही हैं, तो अगर वो ना करते तो फिर आप इस वक्त कहते कि जी ये देखें इलेक्शन कमीशन को अफसोस है, यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इलेक्शन कमीशन को असर ही कोई नहीं हुआ। अच्छा, तो उससे पहले तक जो फैसला था उसमें कोई अमल दरामद नहीं कराना था, वो पता नहीं पहुंचे नहीं होगा, लेट हो गया होगा। तो देखें वहां से तो आपको पता है कि हमेशा ही अच्छी खबरें आती हैं, मस्बत खबरें आती हैं इलेक्शन कमीशन। अच्छा, हाँ। और इस पे देखें कि इलेक्शन कमीशन का जो सारा पिछला रिकॉर्ड है, या सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, या अदालतों का सारा रिकॉर्ड है, इसमें आप जो कुछ मर्जी कर लें, जो कुछ मर्जी कह लें, ये जो अदालती कार्रवाइयाँ चल रही हैं, मैं फिर अगेन ये कहूँगा कि हुकूमत उसमें जो प्ले कर रही है जिस अंदाज में, या एहसन बून साहब या आज़म नज़ीर तारड़ साहब या बाकी सारी टीम या जुडिशरी की जितनी टीम है गवर्नमेंट की, जिसमें अटार्नी जनरल भी हैं उस्मान साहब, वो बड़ा अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है, बहुत सारे पीटीआई के लोग हैं वो कहते हैं कि ये हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा होगा, डेफिनेट हो रहा होगा। लेकिन सवाल ये है कि आपकी एक जंग चल रही है ना, कानूनी जंग है, एक सियासी जंग है, एक दूसरी डंडर सोटे की जंग है। तो ये हर तरह के माहौल के अंदर गवर्नमेंट टफ टाइम दे रही है अपोजिशन को, और अपोजिशन कोशिश कर रही है गवर्नमेंट को टफ टाइम देने की। और आज जो पीटीआई का इजलास हुआ उसमें उन्होंने रियलाइज किया कि हमारी सारी लड़ाई के बावजूद गवर्नमेंट बहुत मजबूत हो गई है। राइट। अच्छा, गवर्नमेंट हर महाज के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, जुडिशरी के एंड के ऊपर, यानी एहसन बून साहब तारड़ साहब ने वो रिजल्ट दिया है जो कभी मार्शाला के दौर में भी जुडिशरी में वो रिजल्ट कभी नहीं मिला, और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जुडिशरी में मामलात बड़े बगैर कोई लंबी चौड़ी लड़ाई और बगैर किसी चीज के वो किया। अच्छा, इंटरनेशनल जस्टिस में इसका मतलब है कि हमारी अदालतों की दूसरी नंबरिंग चीज ऊपर आई। अच्छा, दूसरी चीज ऐसा होगा, ये तो पता नहीं, ये तो वो रेटिंग आएगी तो फिर पता चलेगा। मैं तो अभी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब दूसरी तरफ थी पीटीआई, या उस पे जो खान साहब उनके पीटीआई के आमिर खान ग्रुप, या उनके देखिए कितनी बार्स के अंदर उनके सदर हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, पूरे पैनल जीते हुए हैं। हालत यह है कि हर उनका जीता हुआ शख्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो जाके अपने अपने काम निकलवा रहे हैं। ओ भाई, आपने 3300 दफा कहा है कि हम तहरीक चलाएंगे, हामिद खान साहब ने कहा जी ईंट से ईंट बजा देंगे, सही है। और अगले दिन मैंने पूछा किसी से कि उन्होंने ईंट तो ईंट बजानी थी, तो वो बजाई उन्होंने कहा जी उन्हें कुर्सी के थले 2 ईंटा पई, रोज 2 बजा के फिर रख देते हैं, और वो अपने चैम्बर के अंदर ईंट सेट बजा के तो फिर नीचे रख देते हैं। अच्छा, इस तरह के जब लोग होंगे तो गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी? भाई आप चले ना, आप निकलें बाहर, तहरीक चलाएं, मज़ामत की आप बात करते, मज़ामत करके दिखाएं। पहले जिस मज़ामत के नतीजे में जो कुछ आपको मिला है, अगली कोई भी मज़ामत करेंगे उसका नतीजा यही मिलेगा। और मैंने बहुत पहले कहा था कि जब इमरान खान साहब ने जुनेद तक वो कहा जी अब तहरीक चला दें, अब उड़ा दें हर चीज, तो मैंने कहा था कि उन्होंने ये कहा है कि मैं अब इस तहरीक को मॉनिटर करूंगा जेल के अंदर बैठ के। तो इसमें भी क्या होगा कि एक नया ट्रैप होगा, फिर नई किसी चीज में वो फंसेंगे, कोई नया ऐसा ड्रामा होगा जिसमें वो ऐसे फंसेंगे कि 9 मई को लोग भूल जाएंगे। सही है। सो पीटीआई मेरा ख्याल है कि नाकाम रही है बहुत सारी चीजों में, तहरीक चलाने में नाकाम रही है, रिजल्ट लेने में नाकाम रही है, पॉलिटिकली माइलेज लेके जो अपनी स्पेस पैदा एक सियासतदान कर सकता है या पार्टी कर सकती है, वो नहीं कर सकी। पॉलिटिकली यानी एंगेज करके अपने लिए स्पेस नहीं पैदा कर सकी। देखें, जब आप नून लीग की बात करते हैं तो नून लीग ने 3-4 गवर्नमेंटें अपनी छोड़ी, 4-5 लड़ाइयां की, और उनको एग्जैक्टली पता होता है कि कब लड़ना है, कब जेल जाना है, कब जेल से निकलना है। सही है। इक्तदार छोड़ने की प्राइस क्या, इक्तदार लेना कैसे। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। जब आप एक खेल खेल रहे होते हैं तो उस खेल की आपको सारे असरार और रूज का पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर तो ये खेल तो खेल रहे हैं लेकिन खेडन का नहीं पता पाई। राना साहब ये बताएं कि कौमी असम्बली की 19, पंजाब की 27, खैबर पख्तूनख्वा की 25, सिंध की 3, टोटल मिला के 74 नशिस्तें, इसको कहते हैं विक्ट्री। हाँ, नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो बात मेरा भाई कह रहा है ना कि मुस्लिम लीग को पता होता है कि कब उठना है, कब जाना है, कब आना है, वो ना
जुआ खाने पे छापा पड़ गया तो पुलिस वालों ने बंदों को पकड़ा। तो दोनों गल है, जुए खाने तो आप नहीं थे उस दिन, छुट्टी थी आपकी। पुरानी गल। मैं क्या आज आज पे आया शायद नहीं, आपके आपको आज भी आप शहर से बाहर थे। तो छापा पड़ गया तो वो बंदे पकड़े थे, तो एक बंदा ना पुलिस वैन की तरफ चल पड़ा। तो उसने पुलिस ने कहा किधर, कहता पिछली दफा भी खड़ा होके गया था। आज बैग जाना और लेट ना हो जाए। तो मुझे को पता होता कि भाई अब हमने कब जाना है, जल्दी से जाके हमने बैठना है, उन्हें पहले ही पता होता है सारा कुछ। इसीलिए वो 3 दफा हुकूमत से जो है ना रुसवा होके निकले। ये तो 1 दफा ही निकला है ना, वो तो 3 दफा निकले, वो अभी तक नहीं सीख सके। हम इसको तो कह रहे हैं कि इसे कुछ नहीं आता है, ये सीख नहीं सका, मध्यम शनाख्त नहीं, और तो 3 दफा इसी तरह निकल चुके, उन्हें आज तक शनाख्त नहीं हो सकी। अच्छा, फिर आप ये आ जाए कि ये जो फैसला है जो आप मुझसे पूछ रही है, देखें पाकिस्तान में वैसे तो जो जहां बैठा हुआ है ना, वो अपनी जात में उससे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है। लेकिन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमेशा ये साबित किया कि उनके आगे दुनिया की कोई ताकत भी कुछ नहीं है। वो बाय द बुक चलते, ठीक है ना। बाय द बुक क्या ये कहती है कि सुप्रीम जब कोर्ट के फैसले सुप्रीम के साथ। कोर्ट फैसला दे और कहे जी इतने दिनों में इलेक्शन कराने हैं, तो क्या बाय द बुक ये है कि वो कहें कि जी मैं नहीं करवा तब सकता? उनको पसंद नहीं था। ठीक है। क्या बाय द बुक ये है कि जब उस वक्त का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें कहे जी मुझसे आके मीटिंग करें डेट पे, तो वो कहे जी मैं वक्त का ज़िया नहीं करना चाहता और शाम को वो अमरीकी सफीर से जाके मुलाकात कर ले? हाँ। क्या बाय द बुक ये है कि सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच एक मुतफिका फैसला दे कि ये निशिस्तें इन्हें दे दो, तो कहें जी नहीं देना, पहले है दसो, फिर है दसो, फिर वो दसो, ठीक है ना। और उसके बाद जब वो दूसरी तरफ से आज जैसे अब आया फैसला, तो अभी उन्होंने फैसला पूरा नहीं किया, अभी तो वो रिटर्न आया ही नहीं है, और वो रिटर्न ऑर्डर आ भी नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 जजों के दस्तखत ही नहीं है। और उसके बावजूद अभी वो ऑर्डर सिर्फ जबानी है, उन्होंने निशिस्तें भी बांट दी। हाँ, बहाल कर दिया। ठीक है ना। सो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जुल्फकार भाई की ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, यानी कानून पे कितना अमल हो रहा है, कितना अमल हो रहा है, और जमहूरियत कितनी है, उसके ऊपर कितना चेहरे के ऊपर उसके मेकअप है, कितना नहीं है। पाकिस्तान की जमहूरियत बिल्कुल उसी तरह जैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर बुक कराते हैं ना, तो कितनी खूबसूरत चीज ऑर्डर बुक हुई होती है, और जब तो डब्बा खोलने तो कुछ और निकल आता है, डेमो वर्जन आ जाता है। ठीक है ना। तो पाकिस्तान की जमहूरियत भी ऐसी है, सही है कि ये ऑनलाइन बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन जब इसका चेहरा डब्बा खोलते हैं तो अंदर से वो टेमो वर्जन उसका निकल आता है और वो सामने आ जाता है। तो ये मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है, ये सारा इलेक्शन कमीशन ने जो किया। जिस दिन नंबर के पंजाब के अंदर BMLN बहुत स्ट्रांग हो गई है, इसके साथ KPK के अंदर स्ट्रांग हो गई है, कहीं ना कहीं पोजीशन ने उनको एफर्ट तो बहुत दी है। लेकिन मेरा कहना यह है, कानून फितरत ने मुझे जो सिखाया है कि जब ताकत एक खास मिकदार से बढ़ जाती है ना, तो फिर वो डिक्लाइन की तरफ जाती है। और मैं कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था, अब भी कह रहा हूं, इमरान खान के पास अब खोने को कुछ नहीं है, ठीक है, और इनके पास अब बहुत कुछ है खोने को, जो 27वीं तरमीम में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और ये अब मैं आपको एक पहले कुछ थोड़े वक्त पहले की मैं आपको एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि जाए मेरी बात लिखने के एक वक्त आएगा कि पीपल्स पार्टी PTI से राब्ता करेगी या PTI करेगी, और ये दोनों किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने की सोचेंगे। बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा। अच्छा, कुछ अरसे में आप ये देखिएगा 27वीं तरमीम आने दे। अच्छा, अभी जो बहुत लोग भंगड़े डाल रहे हैं ना, मौलाना भी साथ में डाले, PDM 2 बन जाएगी। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, वो जो भंगड़े डाल रहे हैं ना कि जी हमें 10 साल की पार्लियामेंट मिल जाएगी, और ये उसके बदले जो इन्हें देना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, वो इनकी सोच से आगे की चीजें, ठीक है। और तारीख में हमेशा ये लोग स्याह हरूफ से लिखे जाएंगे, लोग सुनहरी हरूफ से लिखे जाते, ये स्याह हरूफ से लिखे जाएंगे, जो कुछ ये सेक्रीफाइस करेंगे। मैं एक महदूद लफ्जों में ही आपको ये बात कह सकता हूं, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी हु आर द पार्ट ऑफ दैट PDM। लेकिन अभी तो PDM चलो ठीक है, अभी तो गवर्नमेंट है, बट और दूसरे एक जुमला और ये कि ये अब ना पार्टियों के
इखलाकी विजन का भी पता चलेगा जब ये सीटें उन्हें मिलेंगी ना। हाँ, ठीक है। तो वो किस जमीर के साथ ये सीटें कबूल करते हैं जो उनकी है ही नहीं। बट राणा साहब देखिए, नून लीग के अंदर से भी राणा सनाउल्लाह जिस तरह, साद रफीक जिस तरह से अंदर से भी बड़ी रिजेंटमेंट्स आती है। ऐसा नहीं है कि शरीफ को राणा मुकम्मल ही इख्तियार होता है, राणा ही होता है जितने भी देखिए, है, कल राणा उन्होंने ही है। इमरान खान की तारीफ भी की है, फिर दोबारा से उनका इंटरव्यू आपने देखा होगा। तो मतलब वो जमीर की जो आपने बात की है ना, ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे नहीं आंखें बंद करके कुछ भी कर दिया नहीं, साद रफीक राणा साहब, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल वर्कर, जेन्युइन पॉलिटिकल सियासी बात करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह है। बाकी तो फिर ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह बंद लिफाफे में आएगा और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन लेट्स सी क्या होता है आगे, फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। अभी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो 100 अरब के टैक्स जो लगे हैं हम पर, मिलकर इसका जिक्र करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे ही बजट पेश हुआ, और बजट में तो अलग तरीके से एक दास्तान थी, वो किस तरीके से क्या क्या टैक्स लगाए गए, कहा गया हुकूमत की जानिब से कि हम जितना रिलीफ दे सकते थे वो रिलीफ दे दिया है। लेकिन अब IMF को वापस हमने कर्ज भी तो चुकाना है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम IMF की शराइत ना माने तो उसके बायस जो है वो कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, कभी गैस की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। फिर उसके बाद तब भी अगर उनका दिल हुकूमत का राजी नहीं होता है तो फिर वो कहते हैं कि मजीद टैक्स लगाए जाए, हर चीज पर टैक्स लगाया जाए ताकि पैसे इकट्ठे किए जा सकें। लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई, शरह नमू और जो बाकी जो सूरत हाल, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है। ये अलग किस्म का एक सोच और एक इस चीज को समझने के लिए राज साहब थोड़ा सा समझाएं हमें कि इतने टैक्स लग रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, सिर्फ 4,000 रुपए मजीद जो सैलरी है उसमें इजाफा किया गया है, तो किस तरीके से हम मुआशी तरक्की कर रहे हैं? मुझे ये कोई बैलेंस समझ नहीं आया। ये मेरा ख्याल है समझ आएगा भी नहीं। और ये इस तरह से वारदात डाली जाती है कि इसमें आम आदमी बेचारे को समझ ही नहीं आती। और टैक्स इस कदर बढ़ा दिए गए हैं कि अब देखें ना, कार्बन लेवी टैक्स, डिजिटल की तरफ लोग माइल हुए हैं। नौजवान नस्ल बेचारे पता नहीं किस तरह मजबूरी में वो अपने कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई अपने मवेशी बेच रहा है, कोई बालियां माँ की बेच रहा है, और वो छोटे मोटे सेटअप बना के डिजिटल पे काम कर रहे हैं, कोई ई-कॉमर्स पे कर रहा है, उसको टैक्स टका दिया। फिर जनाब ई-कॉमर्स, सोलर, अगर किसी को छोटा मोटा बेचारे बैंकों के अंदर पैसे लोगों ने रखे हुए थे, उस पर लोगों की तबाही बर्बादी हो गई है, लोग पैसे निकालने पे मजबूर हो गए। अब प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज थी कि प्रॉपर्टी जब चलती है तो 40-50 सनतें चलती हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी पे इतना टैक्स डाल दिया गया है, इतना टैक्स लगा दिया गया कि आपकी सोच है कि कोई शख्स प्रॉपर्टी लेना ही नहीं चाहता, ना बेचना चाहता है। बेचने वाला भी फंस गया है और लेने वाला भी फंस गया। ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ हम देखते थे कि उनका मेजर एक रेवेन्यू सीधा आता था प्रॉपर्टी के अंदर। अब यकीन करें कि वो कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार नहीं। हर शोबे के अंदर इसकी एक लंबी लिस्ट है मेरे सामने पड़ी हुई कि जिस जिस शोबे के अंदर ये टैक्सेस लगाए गए हैं। टैक्सेस लगाना कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर टैक्सेस लगते हैं। कई मालिक ऐसे हैं जहां पे 50% लोग टैक्स देते हैं और खुशी के साथ देते हैं। मैं हमेशा से ये बात करता हूं कि भाई टैक्स आप लगाएं, इन टैक्सेस के बदले लोगों को आप क्या दे रहे हैं? क्या किसी को आप एजुकेशन मुफ्त दे रहे हैं, हेल्थ मुफ्त दे रहे हैं, क्या दे क्या रहे हैं आप? क्या सिक्योरिटी बड़ी आइडियल हो गई है? क्या इस मुल्क के आम शहरी को आप क्या दे रहे हैं? और इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं, पहले भी मैंने ये बात की कि एक शहरी का और रियासत का जो रिश्ता है वो कमजोर हो रहा है। शहरी ये समझता है कि मेरे से टैक्स तो लिया जाता है गन पॉइंट के ऊपर और मुझे उसके बदले दिया कुछ नहीं जा रहा, और उसके अंदर ये एक ग्रज है, एक दुख है, एक तकलीफ है, और वो समझ रहा है कि मेरे जेब से जबरदस्ती ये पैसे निकाले जा रहे हैं। काश कितना अच्छा हो कि रियासत इस तरह का कुछ चीजें करे। ये सारे आज रूलर जो बैठे हैं, इवन वजीर खजाना से लेके सारे के सारे जो माशाल्लाह इक़्तिदार हैं, ये सारे कोई दुबई के अंदर, कोई यूके के अंदर, कोई अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के इनका एक्सपोजर है। किसी का वहां बिजनेस है, किसी के पैसे पड़े हुए हैं, किसी का आगे $बिलियन के कोई फ्लैट खरीद रहे हैं। तो इन लोगों को क्या नहीं पता कि वहां पे क्या सिस्टम है, वहां पे गवर्नमेंट कैसे चलती है? तो आप एक फलाही रियासत का ढोंग तो आपने रचाया हुआ है, सही है। लेकिन क्या फलाही रियासतें ऐसी होती हैं
क्या लोगों की जेबों से आप इस तरह पैसे निकालते वैसे रहेंगे? ये मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है, आप बता रहे हैं कि हम वेलफेयर स्टेट है। नहीं, वो लिखने पढ़ने की हद तक तो वाह, ये एक मैंने तो- मजाक हमारे साथ चल ही रहा है, सही है। लेकिन बदकिस्मती से जो चीज आम आदमी बेचारा सोच रहा है वो इसी तरह ही रोता रहेगा, शाम गरीबा पढ़ता रहेगा। सही है। और टैक्स आप जितने मर्जी चीखते रोते रहें, जबरदस्ती टैक्स आपकी जेब से निकलते ही रहे। निकाल ही लिया जाएगा, क्यों राना साहब? वेलफेयर स्टेट के अंदर 100 अरब के नए टैक्स लग रहे हैं। आप तो अमीर हैं, आपको नहीं, क्या ये तो फर्क देखे पड़ता ना, है? शहबाज शरीफ साहब का विजन है, वो विजनरी हैं, तो देखे ना ये सारा कुछ पाकिस्तान में इनकलाबी सब कुछ हो रहा है, साहब, ठीक है ना। आपके वर्ड यूज हो रहे हैं। 312 अरब के नए टैक्स लग रहे हैं। लोगों ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ टैक्स तो मैं नहीं सी ना क्या। नहीं तो फिर चंगा विजन है उन्होंने यार, कौम को लोगों को लेके चलना है, ये इस 24 करोड़ आवाम को जिंदा रहना है। तो ये कौन सा विजन है जिसके अंदर लोग भूखे मर रहे हैं और टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं? और ये जो आप कह रहे हैं ना फलाई रियासत, मैं एग्री करता हूँ कि ये फलाई रियासत है। पाकिस्तान में 2705 प्रोजेक्ट्स का नाम नवाज शरीफ और मरियम साहिबा के नाम पे, इससे बड़ी फलाई रियासत क्या हो सकती है कि 2705 प्रोजेक्ट्स हैं जो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के नाम से, तो फलाही रियासत है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम है ना, काम किया है तो इतने प्रोजेक्ट मैं यही कह रहा हूँ ये तो आपने उनकी इससे बड़ी दलील फलाह आपने पेश की है। इससे बड़ी फलाह क्या हो सकती है हाँ। कि 2700 प्रोजेक्ट्स में और मियाँ साहब का और मरियम साहिबा का नाम हो। क्या बात अच्छा देखें, पाकिस्तान में जो हम टैक्स देते हैं ना, जब सुनिएगा जरा, बताइए। इनकम टैक्स, राइट, जनरल टैक्स, कैपिटल टैक्स, सेंट्रल टैक्स, सर्विस टैक्स, मैनुअल फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, पेट्रोल लेवी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, मैं लिख रही हूँ, साथ बस करें। लिखे जाए ऑक्ट्राय टैक्स, टीडीएस, सुनो बस, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इंडिकेटेड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टंप ड्यूटी टैक्स, आबियाना उशर, जकात, वेल्थ टैक्स, ढाल टैक्स, पार्किंग फीस, बस। फ्लड, प्रोफेशनल, रोड टैक्स, टूल टैक्स, एजुकेशन टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, लेवी टैक्स, सुपर टैक्स और अब कूड़ा टैक्स। गार्बेज, पीटीवी की फीस वाला टैक्स माशाल्लाह निकाल दिया। वो छोड़ दी, अल्लाह का शुक्र है, वो हमसे ले लेते लेकिन वैसे हमें ना दिखाते, हाँ। ठीक है ना। सो माशाल्लाह इतने टैक्सों में यार, इतनी अजीम फलाई मुमलिकत है हम, दुनिया के अंदर किसी फलाई मुमलिकत में इतनी फलाह होती है? किसी दुनिया के किसी एक मुल्क में ऐसा होता, इतनी फलाह हो सकती है कि एक माई आए आके कहे शेखुपुरा में कि मेरे ये 4000 का बिल आ गया है, और वो वहां गिर पड़े कि मेरे पास नहीं है, तो उसको बालों से पकड़ के खींचते हुए बाहर लाके फेंका जाए। इससे बड़ी फलाई मुमलिकत हो सकती है कोई? तालियां बजाएं। 2700 प्रोजेक्ट्स के नाम पे ये सूबा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाम निकाल दे तो क्या रह जाएगा? अनामिका, बेनाम, नेमलेस, क्या रह जाएगा? तो ये आप ना कहें हमारा, हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूं कि वो तो बच गया चंद्रयान, वहां जाके उस पर कोई टैक्स नहीं लग गया। नहीं तो ये हमारे पास तो टैक्सों का इतनी वैरायटी है। वो एक खातून ट्रैफिक के इशारे पे, वो इशारा हो गया ग्रीन, वो फिर भी नहीं चली, तो वो आया कहां से? वो ने कहा बाजी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ कलर है सिर्फ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ नवे कलर लबन रुपये। इतने टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह हम देते हैं। इसमें अभी मैंने आपको बच्चों की फीसें, हमारा दूध महंगा हो गया है, बच्चों का दूध महंगा हो गया है, हाँ, हमारे सब्जी महंगी हो गई है, हमारी दालें महंगी हो गई है। और सस्ता पता क्या हुआ है? क्या? बाहर से बरामद की जाने वाली कॉफी जो अमीरों ने पीनी है, कैशो नट्स, बाहर से आने वाले कैशो नट्स, उर्दू में इन्हें क्या कहते हैं, वो जो काजू, काजू, काजू। अच्छा, वो काजू एक खास हालत में खाने के लिए होते हैं। आप जब एक इंतहाई आला तरीन मंजिलों पे होना, तब कैशो नट आपके पास होने जरूरी है, जो बाहर से मंगाए जाते हैं, ठीक है। महंगा मेकअप का सामान खत्म पे सस्ता हो गया है, ठीक है। वो कुत्तों बिल्लियों के जो खुराक बाहर से आती है, उस पे टैक्स खत्म हो गया, लेकिन मेरे बच्चों के दूध पे टैक्स लगेगा। मेरे बच्चे भूखे मरेंगे क्योंकि फलाई रियासत है ये। मेरे बच्चे स्कूल से उठ जाएंगे क्योंकि उनके पास फीस नहीं है, लेकिन ये फलाई रियासत है। मेरी बहनें बेटियां घरों में बैठी रह जाएंगी जैस के नाम पे, लेकिन ये फलाई रियासत है। आप हॉस्पिटल के बरामदों में तख्तियां लगाएंगे अपने नाम की, बाहर नाम की तख्तियां लगाएंगे, अंदर मेरे बच्चे, मेरे जो बुजुर्ग हैं, वो दवाई के लिए फिरते रहेंगे क्योंकि फलाई रियासत है। आप हमारी कनपटी पे यहां पे बंदूक रख के कहें कि कहो फलाई रियासत, नहीं तो हम तुमसे जीने का हक छीन लेंगे।
पेट्रोल महंगा कर दो, गैस महंगी कर दो, जो मर्जी कर दो, हम बोल ही नहीं सकते। हमारी औकात क्या है कि हम कोई बात कर सकते? बोल के भी कहाँ जाएंगे? कहा किसको सुनाएंगे? जिनको सुनाते हैं, मैं कहना नहीं चाहता कि वो अब कहते हैं कि जो मुर्गा बांग देता है वही सबसे पहले जिबा होता है। ये सोसाइटी ऐसी बन गई है जिसमें यहां पे बोलने वालों की जबान काटी जाती है, तारीफ करने वालों की जबानों को जिला बख्शी जाती है। यहां पे पीटीआई के सोशल मीडिया बहुत बुरा होगा, जो लानत भेजता हूं 100 दफा, जो हमारे इदारों के खिलाफ बोलता है, वो चाहे पीटीआई वाला हो। लेकिन दूसरी तरफ के आपको पता 25-25, 30-30 लाख रुपए दिए जा रहे हैं एक वीलॉग करने के, मखसूस लोगों के लिए, पंजाब के अंदर, पंजाब की पर्सनालिटीज के लिए। पंजाब के वो पैसे कहां से आ रहे हैं? कौन खा रहा है? किसके नाम जा रहे हैं? कौन मिनिस्टर्स हैं जो वो एक वीलॉग के वीलॉगर्स को 25-25 लाख देते हैं? मेरे भाई को तो 100 रुपए कभी नहीं मिले, इतना अच्छा बोलता है ये। हम ख्याल जो ग्रुप होता है ना, ये उसके लिए होता है। देखिए अब आप पे बात आ राणा गई है, साहब ने चूंकि मेरी इतने बात की टैक्स और मेरे पे गिनवाने के फर्ज है, बाद- मैं राणा साहब की सिफारिश करूं कि राणा साहब राणा साहब को तो टैक्स 100 दे। रुपए का उन्हें क्या है, मैं ना कहना कि कम से कम 1 लाख रुपया हर प्रोग्राम का मिलना अच्छा चाहिए। गल सुन, जे मैं उन्हें एक जुमला, अगर जे मैं उन्हें बोला भी ना तो यकीन किसी ने नहीं करना। अच्छा, इस पे फिजा जो नहीं, हमें इतनी- रिटर्न क्या मिल रहा है? इतने टैक्सेस राणा जो साहब ने उन्होंने जो बात गिनवाए की हैं, है, हाँ। अब तो हवा पे टैक्स रह गया और आपके पता नहीं इस तरह जिंदा रहने पे और आपकी सूरज बात तक पे करने तो पे, लग गया। बात करने पे, पैदल चलने पे, नहीं, बात करने पे है, पीका स्टार्ट एक्ट है। करके इधर देखने पे, उधर देखने पे, ऊपर देखने पे, पता नहीं यही चीजें रह गई हैं। इस पे टैक्स की तो इतनी भरमार हो गई है, और खासकर ऐसे वक्त में आप ये सारा जुल्म कर रहे हैं कि जब आपने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ा दी, आपने तमाम राहत याफ्ता लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी, चेयरमैन सेनेट की बढ़ा दी, सारे वुजरा की बढ़ा दी, आपने ब्यूरोक्रेसी की बढ़ा दी, उनको गाड़ियां बड़ी बड़ी लेके दे दी, एपीआर के अफसरों को गाड़ियां ले दी, सदर की, वजीर आजम की, सबकी तनख्वाहें बढ़ा दी। और एक तरफ देखिए दो इंतहाएं चल रही हैं, एक तरफ पब्लिक को निचोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, जिंदा दरगोर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो इशराफिया उसको उठाया जा रहा है। जिसके पास गाड़ी है 50 लाख की, उसको करोड़ रुपए की गाड़ी मिल रही है, जिसकी तनख्वाह है 1 लाख रुपया, उसकी 9 लाख तनख्वाह हो गई है। देखें, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, तो इसका मतलब आप आवाम को मैसेज क्या दे रहे हैं? आवाम को ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास न जिंदा रहने का हक है, न जीने का हक है, और ना ये मुल्क आपका है, बिल्कुल ठीक ना है। ये सोच। राणा साहब, ये जो पूरी लिस्ट आपने गिनवा दी है, इनमें से ये ब्यूरोक्रेटिक ये भी इतना ही टैक्स दे रहे हैं? जिंदा रहें तो क्या है, मर जाएं हम तो क्या, क्या है? दुनिया से खामोशी से गुजर जाएं हम तो क्या, हस्ती ही अपनी क्या है जमाने के सामने, एक ख्वाब है, हवा में बिखर जाएं हम तो क्या है? हम तो पैदा ही मरने के लिए हुए भाई। इनके बच्चे हैं जिनकी जिंदगियां जो है ना सबसे कीमती हैं। हम मेहनत करने के लिए हैं जी, और वही हम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो पैसे मिलते हैं उसमें से भी ये टैक्स ले लेते हैं। क्या करना है हमने? आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।